दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा आपके लिए नई नई सूचनाएं और जानकारियां लेकर आते रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपके लिए बैंकिंग सेवाओं और उनके सामाजिक दायित्व पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भारतीय स्टेट बैंक के वाराणसी परिक्षेत्र के डीजीएम श्री धीरज कुमार जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आशुतोष जी कि आपने हमें इस तरह के किसी प्रोग्राम में इनवाइट किया ताकि हम अपने वाराणसी अंचल के मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुंच सकें और उनको इस बैंकिंग सेवाओं के संबंध में एजुकेट कर सकें, चाहे वो स्टेट बैंक से जुड़े हों या किसी भी बैंक से जुड़े हों। बैंकिंग परिसेवा के लिए जिनकी आवश्यकता है हम सब तक पहुँचे और उनको एजुकेट कर सकें। जी सर, जैसा कि आप जान रहे हैं 19 जुलाई 1969 को जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद से अब तक बैंकिंग सेवाओं और बैंकों के कार्य प्रणाली में काफ़ी बड़े लेवल पर परिवर्तन हुए हैं। अभी तक तो बैंकों का जो प्राइमरी सर्विस होता था, पैसा जमा करना और उधार देना, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो एज ए एजेंट बैंक बहुत सारे सर्विसेज देते हैं। इन सारे विषयों को आज हम अपने कार्यक्रम में समेटने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस क्रम में सबसे पहले जो प्राइमरी सर्विस है पैसा जमा करना, उसमें हमारे बैंक हमारे कस्टमर्स को क्या क्या सुविधाएं देते हैं, कृपया इस पर थोड़ी जानकारी दें। आशुतोष जी, इसमें पहले से काफ़ी चेंजेज आ चुके हैं। पहले था कि बैंक के बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते थे जी। अब कस्टमर की आवश्यकताओं के अनुसार उनको बहुत तरह के प्रोडक्ट्स में चेंजेज लाए गए हैं। उसमें पहले जैसे केवल सेविंग्स बैंक का एक प्रोडक्ट होता था, एक फिक्स डिपॉजिट का प्रोडक्ट होता था, करंट अकाउंट के कुछ प्रोडक्ट होते थे। अब बैंकिंग में जितने भी सेवाएँ हैं वो अब सर्विस से चेंज होकर सॉल्यूशन में बदल चुकी हैं जी। कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार उसे किस तरह की सॉल्यूशन की आवश्यकता है उसके, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फिक्स डिपॉजिट करने बैंक में जाए। तो बहुत सारे बैंकों में जैसे डिपॉजिट ही है आपका, तो उसमें 2-3 नए तरह के प्रोडक्ट आ गए जिनको फ्लेक्सी डिपॉजिट बोलते हैं। हमारे यहाँ स्टेट बैंक में उसे मॉड बोलते हैं हम लोग। तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद वो फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ही, ताकि आपको उससे अलग ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इससे सर आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है? उसके जो छोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो सेविंग्स में उसके पैसे पड़े रहते थे या करंट अकाउंट में भी कहीं कहीं पे पड़े रहते थे, तो वो उनको अलग से उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनसे उन्हें एडिशनल इंटरेस्ट इनकम हो जाता है वहाँ से, बिना अलग से कुछ मेहनत की। वो प्रोडक्ट खुद ही इसका ख्याल रख लेता है। जी। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारे छोटे बचतकर्ता हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो जो पैसा सेविंग अकाउंट में रखी हैं, वो इस तरह का फ्लेक्सी अकाउंट में अगर चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल अमाउंट जैसे अब 2000-3000 के ऊपर में वो कन्वर्ट नहीं होता है। एक सर्टेन अमाउंट होता है, किसी बैंक में 25,000 के ऊपर एक अमाउंट होता है, किसी बैंक में 50,000 के अमाउंट के ऊपर होता है। तो हमारे बैंक में वो साधारणतः 25,000 के ऊपर जो बैलेंस होता है उसको फिर हम लोग 15,000 के डिफरेंट उसमें उसको हम लोग फिर फिक्स डिपॉजिट में उस पर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़ायदा ज़्यादा होता है। अच्छा सर, इसके अलावा रेकरिंग अकाउंट भी होता है जी, तो उसका क्या फायदा? रेकरिंग अकाउंट नॉर्मली एक डिसिप्लिन सेविंग के रूप में लिया जाता है। यदि किसी भी कस्टमर का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम है जी और अलग से उसमें कुछ सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो रेकरिंग डिपॉजिट जब हम खोल लेते हैं तो एक हमारे ऊपर एक दायित्व आता है कि हर महीने हम 1,000 हो, 2,000 हो या 500 रुपये भी हो हमारे मतलब साधारण इनकम के यदि कोई कस्टमर है, तो वो उसको रेकरिंग डिपॉजिट के रूप में जमा कर सकते हैं और उस पर लगभग फिक्स डिपॉजिट वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अच्छा सर, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जनधन योजना और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी चर्चा में बहुत पिछले दिनों रहा है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा? इसका बेसिकली गवर्नमेंट की मंशा ये रही है कि देश में जितने भी जनसंख्या है उसमें 100% जनसंख्या को बैंकिंग सेवा के माध्यम से जोड़ा जाए, क्योंकि बैंकिंग अब एक अभिन्न अंग है पूरे अर्थव्यवस्था बिल्कुल, का। बिल्कुल। तो बिना बैंकिंग के और इतनी मतलब सीमलेसली, इतनी सुविधा के साथ और किसी सिस्टम के थ्रू लोगों तक उनकी सुविधा, सरकारी जो सुविधाएं उनको पहुंचाया नहीं जा सकता जी। तो जीरो बैलेंस पे अकाउंट्स खोले जाते हैं, उनके आधार के थ्रू उनका अकाउंट खोला जाता है और किसी और भी आईडी प्रूफ वगैरह हो तो उनके थ्रू खोला जाता है। सरकार की जितने भी सुविधाएं होते हैं, सब्सिडी हो, इंटरेस्ट सबवेंशन हो, सब उसी के थ्रू पहुंचाना होता है कस्टमर्स तक। तो वो उनके ऐसे लोग जिनके पास एक बहुत सॉलिड अमाउंट नहीं है, वो भी अपने ज़ीरो बैलेंस के माध्यम से खाते खोलकर बैंकिंग की सारी सुविधाओं का ले सकते हैं। अब चूँकि बैंकों के जहाँ पे ब्रांच नहीं है, शाखाएं नहीं हैं, वहाँ पे हम लोग कस्टमर सर्विस पॉइंट के माध्यम से उन तक पहुँचते हैं। अलग अलग 2-3 गाँवों को मिला के या फिर एक गाँव में जहाँ बड़े कोई गाँव हो, वहाँ पे हम लोग कस्टमर सर्विस पॉइंट की व्यवस्था करते हैं ताकि कस्टमर वहीं से जाके हमारे बिहाफ पे वो कस्टमर सर्विस पॉइंट जो है हमारे कस्टमर्स को सुविधा दे सकें। जो नॉर्मली जो
जिनका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, इस तरह के कस्टमर्स के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अच्छा सर, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको इस तरह के जो जीरो बैलेंस अकाउंट या जनधन खाते हैं, इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी बीमा योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसका लाभ वो कैसे पा सकते हैं? इसमें देखिए, इसमें क्या है कि पहली जो सबसे छोटी स्कीम है वो है PMSBY, जिसको आपने बोला, सुरक्षा बीमा योजना। उसमें सालाना केवल 20 रुपये लगते हैं कस्टमर के, और रजिस्ट्रेशन कर लेने पे उनके अकाउंट से ही ये पैसा कट जाता है। अच्छा। और उसमें उनके 2 लाख तक का इंश्योरेंस का कवरेज होता है, लेकिन वो एक्सीडेंट का केवल कवर्ड होता है। लेकिन दूसरी जो स्कीम है जो आपने बताया कि जीवन ज्योति योजना जी, उसमें 436 रुपये सालाना लगता है, और उसमें भी 2 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस कवरेज है, लेकिन उसमें एक्सीडेंट के अलावा नॉर्मल डेथ भी कवर्ड होता है। अच्छा। तो उदाहरणतः यदि आप किसी देख लें, कोई कस्टमर है 436 + 20 456 रुपये में साल के 4 लाख का इंश्योरेंस एक्सीडेंट का उसको कवर होगा, और 2 लाख का इंश्योरेंस नॉर्मल डेथ में भी कवर होगा। यानी ये दोनों इंश्योरेंस कराए जा सकते हैं? कराया सकता है, और कराना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की फैमिली के लिए ये सरकार ने ये लेके आए हैं इस स्कीम को, नॉर्मली जो इनकम टैक्स जो भरते हैं उन लोगों के लिए नहीं है, जो नॉन इनकम टैक्स पे ही कस्टमर्स के लिए है। तो यदि वो इस तरह की सुरक्षा अपनी फैमिली के लिए लेके रखते हैं, तो भगवान न करे यदि कोई दुर्घटना घटती है या फिर कोई आकस्मिक कुछ भी होता है फैमिली में, तो फैमिली के लिए एक अच्छा सपोर्ट तैयार हो जाता है। तो दर्शकों, आप ध्यान दीजिएगा, सर ने एक बड़े मार्के की बात बताई कि जो लोग ITR फाइल करते हैं उनके लिए ये योजना नहीं है, बल्कि उनके लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं, ये वाला एक अटल पेंशन योजना की मैं जो बात कर रहा हूँ, एक और योजना है इसमें, अटल पेंशन योजना है, जिसमें हम लोग 60 साल के बाद 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की स्कीम है। उसमें वो इनकम टैक्स पे ही लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये उनके लिए भी कवर्ड है। अच्छा, यानी इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो भी PMS जी SBY JJBY वो कर सकते हैं। तो ये सर होता कैसे है? ये होता है हमारे बैंक के माध्यम से, किसी भी बैंक के माध्यम से होता है, और कस्टमर सर्विस पॉइंट के माध्यम से भी होता है। एक छोटा सा उनके लिए एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें वो बैंक को ऑथराइज़ करते हैं कि इस वर्ष मुझे इसमें इनरोल करिए, और सालाना मेरे अकाउंट से काट सकते हैं। तो क्या इसके लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट वगैरह इशू होता है, जैसे इंश्योरेंस का मिलता है? हाँ, एक सर्टिफिकेट इशू होता है जिसमें वो उनके पास रख सकते हैं, और वो जो शायद जो पेमेंट होते हैं, जो ऑटो डेबिट होते हैं, वही उनका रिसिप्ट हो जाता है। जी। और ये मतलब हमेशा अकाउंट के माध्यम से, उनके मोबाइल नंबर के माध्यम से हम उसकी कभी भी सर्च करके पता कर सकते हैं कि ये कवर्ड है कि नहीं हमारे यहाँ। अच्छा सर, 2014 से जैम ट्रिनिटी पर बैंक्स काम ज़्यादा कर रहे हैं। जैम यानी कि जनधन, आधार और मोबाइल। तो ये जैम ट्रिनिटी क्या है? जैम है बेसिकली जो भी समाज के नीचे तबके के जो लोग हैं, उनको, जो मैंने पहले बताया कि बैंकिंग परिसेवा से जोड़ना, और उनके आधार, चूँकि आधार का एक पर्पस ये था कि पूरे देश में एक आदमी का एक ही आइडेंटिटी रहे, इस पे काम हो रहा था। तो एक इंसान, एक आइडेंटिटी और एक मोबाइल नंबर का पर्पस था। अच्छा। इन तीनों के साथ आपके मोबाइल नंबर इसलिए होता है कि आधार के साथ जोड़ के रखते हैं, तो आपकी सुरक्षा आधार से, और आधार की जो सुरक्षा है मोबाइल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आधार में कोई भी चेंजेज आएंगे तो आपके मोबाइल के माध्यम से ही आएंगे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जाके आपके आधार से कोई छेड़छाड़ कर सके। तो उसमें एक OTP के माध्यम से ही मोबाइल में कोई भी चेंजेस लाने के लिए मोबाइल में एक ऑथेंटिकेशन आता है, जो कि आपके पास होता है। तो आप अपनी आइडेंटिटी का कंट्रोल अपने पास रखते हैं। तो सर, कई बार ऐसा भी होता है कि मोबाइल हमारा खो गया, हमारा मोबाइल नंबर बदल गया जी, तो ऐसे सिचुएशन में फिर वो कैसे अपडेट करा सकते हैं? उसमें नॉर्मली क्या होता है कि एक डायरी नोट करा दिया जाता है, वो FIR नहीं है, बस थाने में जाके बताना कि मेरा एक खो गया है, और एक रिसीट मिल जाता है। उसके माध्यम से एक नया सिम ले लेते हैं आप, उसी सिम को ले सकते हैं आप। यदि उस सिम को चेंज करके आप दूसरा सिम करना चाहते हैं, तो सिम लेके फिर अपने आधार में जाके तो बैंक में जैसे उसके लिए KYC फॉर्म भरा जाता है, तो कई बार हमारे जो कस्टमर हैं वो कहते हैं कि हम जब भी बैंक जाते हैं तो कुछ भी होता है तो बैंक कहता है कि KYC दीजिए। हम परेशान हो जाते हैं, बार बार KYC मांगा जाता है। इसका थोड़ा सा क्लियरिफिकेंस, हर बार की परिस्थितियां हैं जब KYC देना पड़ता है। KYC हर चीज़ में लगता नहीं है, लेकिन KYC का पर्पस ये होता है कि सही कस्टमर की पहचान बैंक को होनी चाहिए जी। मान लीजिए आपके किसी अकाउंट में कोई चेंज करने के लिए आपकी जगह पे कोई और इंसान ही आ रहा है, यदि बैंक ना पहचाने आपको और आपके आइडेंटिटी को, तब तो बैंक से वो गलती हो जाएगी, और उसका खामियाजा आपको भी फाइनेंशियली भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, बैंक आपको कंपनसेशन देता है यदि बैंक की तरफ से गलती होती है तो, लेकिन टेम्पररी आपको भी तो दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए बैंक समझना चाहता है कि जिस कस्टमर के अकाउंट में हम ये चेंज कर रहे हैं वो वही कस्टमर है, वो पहचान के लिए होता है। अच्छा। और बाकी मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए एक फॉर्म होता है,
तो यानी कहने का मतलब कि अगर बैंक आपसे केवाईसी मांग रहा है तो कहीं ना कहीं आप ही की सुरक्षा से जुड़ा ये मुद्दा है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमें लगता है कि सही तरीके से लेना चाहिए। जी अच्छा तो, सर आज डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है और किसी चीज़ का जो फ़ायदा होता है तो उसका एक दूसरा पहलू भी होता है, थोड़ा नुकसान भी होता है। तो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग इस वक्त मतलब समझता हूँ मैं कि सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ जो डिजिटल फ्रॉड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे कस्टमर परेशान होते हैं। किसी का पैसा कट जाता है, कहीं गलती से पेमेंट हो जाता है या कोई उन्हें ऐसे पेमेंट ले लेता है गलत तरीके से। उस स्थिति में वो क्या करे? वो एकदम एक समय वो एकदम ब्लैकआउट की स्थिति होती है कि अब क्या करे, पैसा तो गया। तो इस बारे में आप कुछ हमारे इसके बारे में आप देख रहे होंगे कि हर जगह आपके माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी, या बैंकों की शाखाओं में, उनके एटीएम्स में, हर जगह आप देखेंगे कि कुछ न कुछ जागरूकता के लिए कुछ न कुछ प्रचार प्रसार किए जाते हैं। जी सबसे पहला, बाकी सारी चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट ना करें, हम एकदम सिंपल यदि रखना चाहें जी, तो सबसे पहले हमारे हर कस्टमर को याद रखना चाहिए कि आपका OTP बैंक भी नहीं आपसे मांग सकता है। वो जो वन टाइम पासवर्ड होता है, जो आपके मोबाइल पे जो गुप्त अंक आते हैं, 4 5 6 जो भी आते हैं, तो उसकी संख्या में जो आते हैं, वो किसी से भी शेयर नहीं करना है, किसी से भी नहीं। बैंक आपसे कभी आपका कोई भी गोपनीय चीज़ मांगता ही नहीं, बैंक को भी ये अधिकार है ही नहीं। तो हमेशा इसका ध्यान रखना है कि वो पूरी तरह से आपकी चीज़ होती है। यदि किसी ने आपको कुछ लिंक भेजा है, किसी ने कुछ कॉल करके बोला है कि आप बताएं तो हम आपका ATM कार्ड नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा, पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये आप ही अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो मोबाइल यूज करते हैं। तो कभी किसी से शेयर नहीं करना है। खुदा न खास्ता कभी गलती ये हो जाती है जी, तो साइबर क्राइम के नंबर होते हैं जो हर जगह डिस्प्लेड होते हैं, बहुत सिंपल नंबर होते हैं, बैंक के अपने हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, उसमें तुरंत बताना चाहिए ताकि आपके अकाउंट से जो चोरी वगैरह हुई है, जो किसी ने पैसा उठाया है, तो जहाँ कहीं भी हो उसको तुरंत ही ब्लॉक कराया जाए। अच्छा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा सर, बैंकों का सामाजिक दायित्व जो है उसमें थोड़ा सा क्या बैंक सामाजिक दायित्व के लिए? बैंकों का सामाजिक, इनफैक्ट ये केवल बैंक से ही एप्लीकेबल नहीं है, देश में जितने भी कॉरपोरेट ऑपरेट कर रहे हैं जी जी, तो सरकारी नियमानुसार हर कॉरपोरेट का एक सामाजिक दायित्व होता है कि वो अपने पूरे प्रॉफिट का 2% समाज के लिए, उस समाज के कल्याण में लगाए। तो हमारा ये फिलॉसफी है, हम मानते हैं, या फिर सारे कॉरपोरेट्स का ये मानना है, केवल स्टेट बैंक का नहीं, हम लोग इसको और थोड़ा बढ़ चढ़ के करते हैं जी, कि हमें जो समाज से मिलता है हमें समाज को वापस देना चाहिए। हमारा जो अस्तित्व है समाज से ही, बिल्कुल समाज से ही हमारी इनकम होती है, सब कुछ होती है, तो वापस हमें समाज को देना चाहिए। तो इसमें हम लोग काफ़ी प्रोग्राम करते हैं, जैसे हम लोग कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उसको कई को हमने अपग्रेड किया लास्ट ईयर, कितने आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं उनको हमने अडॉप्ट किया और उनका उत्थान किया। बहुत सारे सरकारी स्कूल्स, उनको हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेके आए, हमने उनके डिजिटल क्लासरूम्स वगैरह किए हैं ताकि बच्चों को मॉडर्न शिक्षा दी जा सके। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमने कुछ इक्विपमेंट्स दिए हैं, उनको व्हील चेयर दिए हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से हमने सिलाई मशीन उन महिलाओं को दिया है जो समाज के नीचे तबके के हैं, जो स्वावलंबन जिनमें आ सके। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए हैं। और मतलब आपको बताऊं कि वाराणसी अंचल जो हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन में, उसमें हमने करीब पिछले 1.5 साल में लगभग हमने 3.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए इसमें खर्च किए हैं समाज के उत्थान के लिए डिफरेंट जगहों पे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ DGM सर उपस्थित थे और इन्होंने बैंकिंग सेवाओं और बैंकों के सामाजिक दायित्व के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ आपको दी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया ताकि हम अपने दर्शकों को कुछ जानकारी दे सकें, उनकी सुरक्षा से संबंधित, उनके सामाजिक जो सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं सबको। मैं उनसे फिर से आग्रह करूंगा कि सरकार की जो योजना है, बैंकिंग से संबंधित जो योजना है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और किसी भी असुविधा होने पे हर ब्रांच में हमारे सीनियर्स के कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं कि यदि ब्रांच में आपको सुविधा नहीं मिलती है तो ज़रूर सीनियर से कॉन्टैक्ट करें। बहुत सारे ईमेल एड्रेस वगैरह सारी सुविधाएं ब्रांच के अंदर ही उपलब्ध होते हैं, केवल घूम के देखना है। और ये
हमारे लिए कंपलसरी है कि वो सूचनाएं हम उपलब्ध करा के रखें कस्टमर, इसका ऑडिट भी होता है। अच्छा। तो कस्टमर्स कभी घबराए नहीं कि हम किसके पास जाएं, ब्रांच में ही देखेंगे तो सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध होती है। तो सर अब लेते हैं दर्शकों से विदा, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत